हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर का जो है 2001 का हम लोग ये पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के 100 तक सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जो है इससे पहले जो है हम 50 तक जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो इस 2001 का ये पार्ट 2 है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सबसे घना आबाद राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा घना राज्य अरुणाचल प्रदेश। बाकी इसका जो है वो देख लेते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घना आबादी वाला राज्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का घनत्व 13, सिक्किम का घनत्व 76, झारखंड का घनत्व 338 एवं छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व 154 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा आरोही क्रम है? बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु। तो नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए, जिसमें सी वाला हो जाएगा पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। यानी कि अब बंगाली भाषा 69,59,05,738 लोग बोलते हैं, जबकि तेलुगु भाषा 66,01,07,615 लोग बोलते हैं, जबकि मराठी भाषा 62,48,01,681 और तमिल भाषा की अगर बात करें तो 53,06,368 लोगों द्वारा जो है बोली जाती है। इसके बाद है 53, निम्न कथनों में से कौन सा कथन वर्ष 1991 की जनगणना के संदर्भ में असत्य है? तो इसमें बी वाला हो जाएगा कि गोवा देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ये वाला ऑप्शन जो है गलत, यानी कि असत्य हो जाएगा। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र था, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा को बता रहा है, जबकि 91 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा नगरीकरण जो रहा है वो महाराष्ट्र में था। और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र ही सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीकृत जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या 27.80% हो गई है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है? तो ये सी वाला हो जाएगा 1971 से 1981। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? तो सी हो जाएगा महाराष्ट्र। यदि भारतीय मानक समय यमयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय समय क्या होगा? तो ये 9:30 पे, 14:30 पे, 17:30 पे और 20:20 बजे। तो मानक समय स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच इंग्लैंड नामक समय पर आधारित है। पृथ्वी को 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें अक्षांश को 15 डिग्री के अंतर में विभाजित किया गया है, जिसमें 1 घंटे का अंतर होता है। यानी कि दो अक्षांश के बीच का जो समय होता है वो 1 घंटे का होता है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे जाने में 1 घंटे का समय लगता है, और दोनों की दूरी का जो डिस्टेंस होता है वो 15 डिग्री का डिस्टेंस होता है सर्वाधिक। इसके बाद भारतीय मानक समय पूर्वी देशांतर जो हमारा भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री से लिया जाता है, और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय मानक 120 डिग्री
माइनस 82.5 डिग्री। 82.5 में से 120 घटा देंगे, 37.5 डिग्री आ जाएगा पूर्वी देशांतर। फिर 37 डिग्री बराबर 37.5 गुणे 4 कर देंगे तो 150 आ जाएगा, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इसलिए मध्याह्न अर्थात 12 बजे 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 12 + 2.5 कर देंगे तो ये 14 जो है 14:30 जो है, यानी कि 2:30 बजे का समय निकल के आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन लैटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ये आर्द्र आयन वृत्तीय प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं। ये बहुत ही अक्षय वलित मिट्टियाँ हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो डी वाला सही हो जाएगा, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लैटराइट मिट्टी में चूने, नाइट्रोजन, फास्फेट की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड एवं पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। फलस्वरूप खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है। साधारणतः ये मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों पर पाई जाती है। ये मिट्टी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 गहरी लाल लेटेराइट, नंबर 2 सफ़ेद लेटेराइट, नंबर 3 भूमिगत जल वाली लेटेराइट। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है, यानी 6 वे एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो अहमदाबाद तथा वडोदरा, ढाका तथा चटगांव, इस्लामाबाद तथा लाहौर। तो डी वाला है मुंबई तथा पुणे, तो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड स्थान और खनिज है अंकलेश्वर, लौह अयस्क, डाली, रजहरा, खनिज तेल, कोडरमा, तांबा, खेतड़ी, अब्रक। तो इसमें बी वाला हो जाएगा A22, B21, C24, D23, यानी अंकलेश्वर गुजरात खनिज तेल के लिए, खेतड़ी राजस्थान में, तांबा कोडरमा झारखंड में, अब्रक और डाली रजहरा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 60 है, कथन ए, तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। कारण आर, इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियाँ एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं। कूट ए, 6A है, AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है। बी है AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या नहीं है। सी है A सही है किंतु R गलत है। डी है A गलत है किंतु R सही है। तो ए वाला हो जाएगा, AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में राज्य है, जो सूची सेकंड में अणु शक्ति केंद्र है। तो इसमें जो है सुमेल कराना है राज्य को शक्ति केंद्र से। तो जैसे कि गुजरात में हो जाएगा काकरापार, कर्नाटक कैगा हो जाएगा, राजस्थान रावतभाटा, उत्तर प्रदेश नरौरा। इस प्रकार से सी वाला हो जाएगा दोस्तों A22, B24, C23 और D21। गुजरात काकरापार, कर्नाटक कैगा, राजस्थान रावतभाटा, उत्तर प्रदेश नरौरा। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में उद्योग है, सेकंड में उत्पादन केंद्र है, जूट का सामान। तो इसमें जो है A24 हो जाएगा, B23 हो जाएगा, C22, D21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बी वाला सही हो जाएगा, यानी जूट का सामान टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में
और रेशमी वस्त्र बंगलौर कर्नाटक में बनता है। ऊनी वस्त्र लुधियाना पंजाब में और ऊनी कालीन भदोही में उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 63 है धारणी कृषि का अर्थ है, इसमें सी वाला हो जाएगा, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 64 है भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम में बौरें आने लगी और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो इसमें पहला वाला छोड़ के दूसरा तीसरा चौथा सही है, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ा है कि समय से पहले आम की बौर आने लगी, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा और हिमनदी द्रवीभूत यानी बर्फ पिघलने लगी नदियों की। और 65 है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो ये याद रखिएगा कि सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में ए वाला सही हो जाएगा। सिक्स है इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के ही समान है, यह सत्य है। तो यह मंगल ग्रह है दोस्तों, डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो मंगल ग्रह में बहुत सारी समानता पृथ्वी ग्रह के बराबर पाई जाती है। जैसे कि जो है चूँकि मंगल ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटा 37 मिनट और 22 सेकेंड लगते हैं, जबकि पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 67 है एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है, बांग्लादेश में, भारत में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, तो बांग्लादेश में। एशिया में मातृ मृत्यु दर बांग्लादेश में उच्चतम है, ऐसा प्रसव के समय समुचित चिकित्सा सुविधा न उपलब्ध होने के कारण होता है। बांग्लादेश गरीब देश है, यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ से काफ़ी लोग भारत में आकर अपना इलाज कराते हैं। ये जो है माजिद हुसैन की जो है बुक है, काफ़ी अच्छा इन्होंने लिख रखा है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, मानव भूगोल माजिद हुसैन। 68 क्वेश्चन नंबर है कथन ए हरित पेटी नगरों के भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक नियोजन संकल्पना है, कारण आर यह नगर का एक अनिवार्य संघटक है। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आंसर जो है ऑप्शन ए है कि ए आर दोनों सही है और ए आर ए की सही व्याख्या करता है, तो दोस्तों ये वाला सही है। नगरों के भौतिक विस्तार को रोकने के लिए हरित पेटी नगर का एक प्रमुख संगठक है। नगरों में होने वाले अत्यधिक प्रदूषण से बचाव हेतु हरित पेटी की स्थापना का विचार रखा गया है, जिससे जहां वनीकरण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं प्रदूषण को कम करने में वनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। क्वेश्चन नंबर 69 है जीव वानिकी के सबों में कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं। नंबर 1 है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंध। नंबर 2 है यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। नंबर 3 है यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, तो डी वाला सही हो जाएगा, इसमें सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, शाकाहारी को, मांसाहारी को, अपघटक को और सर्वाहारी को। इसमें सर्वाहारी हो जाएगा ओमनीवोरस को, सर्वहारा ओमनीवोरस को उच्चतम पोषण का स्तर प्राप्त होता है। सर्वाहारी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से उनकी उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पर्यावरण भूगोल सविंद्र सिंह
क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें बी वाला हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है। बाकी जितने हैं वो सब सही हैं। फिजी की सुआ है, गुयाना की जॉर्ज टाउन, लेबनान की बेरूत है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कोड़धारी वन पाए जाते हैं? तो ये ए वाला हो जाएगा, ओमेजोनिया में। कोड़धारी वन ओमेजोनिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एस्किमो कनाडा, ओरान जापान, लैप्स भारत, गोंड अफ्रीका। तो ए हो जाएगा एस्किमो। एस्किमो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड तथा सुदूरवर्ती उत्तरी पूर्वी एशिया के समुद्र तटीय क्षेत्रों तथा द्वीपों में रहते हैं। एस्किमो लोगों का फैलाव क्षेत्र कनाडा के उत्तरी तट पर वेफिन द्वीप के चारों ओर हडसन से ग्रीनलैंड में 65 डिग्री उत्तरी तथा 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में है। ओरान या ओराव जनजाति झारखंड में, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में तथा लैप्स जनजाति स्कैंडिनेविया में पाई जाती है। 74 है, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है? तो ये ए वाला हो जाएगा, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा त्रिभुज पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर बरमूडा द्वीप महासागर में बरमूडा द्वीप अवस्थित है। यह एक रहस्यमय भौगोलिक परिस्थितियों वाली जगह है जिसके सदस्यों से हम लोग अब तक अनभिज्ञ हैं। फिर भी ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में गुजरने वाले जहाज़ प्रायः यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण फंस जाते हैं, इसलिए इस रास्ते से कोई भी जहाज़ नहीं जाता है। फिर राज्य व्यवस्था आ जाएगा दोस्तों। 75 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो सी वाला हो जाएगा 14, 15, 16। अनुच्छेद 14, 15, 16 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को अनुच्छेद 15, 16 और 14, 15, 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में धर्म आदि के विचार पर विभेद का प्रतिषेध एवं अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख है। उपरोक्त तीनों अनुच्छेदों को अगर समाजवादी सिद्धांत के साथ पढ़ा जाए तो यह राज्य को प्राधिकृत करती है कि सभी को एक समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। क्वेश्चन नंबर 76 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजना के निर्माण से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। तो ये ए वाला हो जाएगा, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। क्वेश्चन नंबर 77 है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा के नियम 144 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। कारण आर है, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में संविधान के अनुच्छेद, सूची सेकंड में विषय है। तो यहाँ पे बताना है कि जैसे अनुच्छेद 40 है तो 40 का संबंध किससे है?
तो A2 1 हो जाएगा, B2 2, C2 3, D2 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन के विषय में है, 41 में काम करने का अधिकार है और 44 में समान नागरिक संहिता के विषय में दिया गया है। जबकि ऑप्शन डी में अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के विषय में बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे, पुलिस, निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो ए वाला हो जाएगा, रेलवे पुलिस राज्य सूची में है, निगमीय कर और जनगणना संघ सूची में तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है। भारत का संविधान एक परिचय डी बसु में ये चीज़ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, डी है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो डी वाला हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 133-34 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपीली न्यायालय है जिसे सिविल दंड एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों को सुनने का अधिकार है। यह भारतीय संविधान का संरक्षक है, डी बसु। इसके बाद अर्थव्यवस्था आ जाता है क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से लिया गया है। 81 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ए हो जाएगा IRDP, बी हो जाएगा ट्राइसेम, नंबर सी है ड्वाक्रा, नंबर डी है JRY। तो डी वाला हो जाएगा JRY। जवाहर रोजगार योजना JRY को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया है। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। इस योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना IRDP, ट्राइसेम ग्रामीण एवं बाल उत्थान योजना ड्वाक्रा, 10 लाख कूप योजना तथा गंगा कल्याण योजना को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न कारणों में से कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा? जनसंख्या में तेज वृद्धि, नंबर 2 है मूल्यों में भारी बढ़त, नंबर 3 है कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, नंबर 4 है विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ए है पहला और दूसरा, बी पहला तीसरा, सी पहला चौथा, डी उपरोक्त सभी। तो बी हो जाएगा पहला और तीसरा सही हो जाएगा। यानी कि जनसंख्या में तेज वृद्धि तथा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, ये 2 कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत में पहले 100 वर्षों तक आर्थिक विकास लगभग स्थिर रहा है। कारण खाद्यान्न का उत्पादन भी पिछले कई वर्षों तक बढ़ा नहीं है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए हो जाएगा AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है। बी हो जाएगा AR दोनों सही है परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। तो बी वाला, और सी है A सही है किंतु R गलत है, डी है A गलत है किंतु R सही है। तो डी वाला हो जाएगा A गलत है किंतु R सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 1998-99 की प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो डी में दिया हुआ है पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। वर्ष 1997-98 के
भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 19,500 रुपये है, लेकिन वर्ष 1998-99 के आंकड़ों के आधार पर महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक हो गई थी। इस प्रकार आरोही क्रम में महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश का स्थान है। 85 पीडीएस के संबंध में वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा परीक्षा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992-93 से वर्ष 1998-99 में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए है 2 गुने से अधिक, बी है 3 गुने से अधिक, 4 है, सी है 4 गुने से अधिक, डी है 5 गुने से अधिक। तो व्याख्या है लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण पर होने वाले सरकारी व्यय के विषय में प्रकाशित 2000 ईस्वी की रिपोर्ट के अनुसार व्यय में 4 गुनी वृद्धि हो गई है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार देश में खाद्यान्नों के भंडारण पर होने वाले अत्यधिक खर्च पर चिंता व्यक्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 है वर्ष 2000-2001 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर भारत की आर्थिक विकास दर है 5.1%, 5.5%, 6%, 6.5%। तो सी हो जाएगा 6%। इसके बाद साइंस का पोर्शन आ जाता है। इसमें भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन लिया गया है 87। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेसान की खोज, हिंडेकी युकावा। नंबर बी में दिया है कि पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन एवं यूएफ हैस। सी में दिया है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत H.A. बेथे। और डी में है परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी। तो ये डी वाला जो है हो जाएगा जो उसकी सुमेलित नहीं है। मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने की थी। इसके द्वारा इन्होंने नाभिकीय बलों के व्यवहार को समझाया। पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन एवं यूएफ हैस ने की थी। H.A. बेथे ने सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत दिया था। एनरिको फर्मी ने सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में परमाणु भट्टी का निर्माण किया था। विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक होता है। नंबर 3 है प्रकाशिकीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। नंबर 4 है भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए वाला हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा सही है। बी हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा। सी में पहला, तीसरा, चौथा। और डी में है 2, 3, 4। तो सी वाला हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 89 है सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं में, केवल द्रव अवस्थाओं में, केवल गैसीय अवस्थाओं में। डी है द्रव, गैसीय दोनों अवस्थाओं में। तो डी वाला हो जाएगा सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। इससे डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता नापी जाती है। अश्वशक्ति इससे जो है शक्ति की इकाई है ये। फिर समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो ये वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई 746 वाट बराबर 1 अश्वशक्ति होती है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है।
और सेल्सियस से तापमान मापने की इकाई है। ऊष्मा मापने की कैलोरी है, यह जूल में मापी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये आयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, तो बी वाला हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी कि दो जो है जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो इससे जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसको जो है संलयन की प्रक्रिया कहा जाता है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10 की घात 8 यानी 10⁸ केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कारण आर है, कृष्ण छिद्र एक गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच नहीं निकलने देता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा। जिन वस्तुओं में प्रकाश का परावर्तन होता है वही वस्तुएं दूरबीन से देखी जा सकती हैं। कृष्ण छिद्र अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, अतः इसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, ए आर कथन ए है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण आर, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो यहाँ पे जो है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, अतः ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फुलरीन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। नंबर बी है शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर सी है कीरेटिन, मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन। नंबर डी है मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। तो इसमें जो है दोस्तों पहले तो डी वाला दिया हुआ था, लेकिन इसको सही करके ए वाला सही माना गया है। फुलरीन्स या फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस है और ठोस यानी कि जो है CO2 और सॉलिड CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कीरेटिन यह मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरोडाई इथाइल सल्फाइड यानी S ब्रैकेट में CH2 CH2 Cl ब्रैकेट क्लोज 2 फिर फुल ब्रैकेट। द्वितीय विश्व युद्ध में इसका प्रयोग हुआ था। यह गैस अतः यह गैस है, अतः डी सही है, यानी कि डी वाला गलत हो जाएगा। इन्होंने डी को बताया है लेकिन ए वाला सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ट्राई नाइट्रोटालुइन। बी नंबर है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। सी है साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन। डी नंबर है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, तो डी वाला हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नियान। तो डी वाला हो जाएगा नियान। चूँकि नियान एक अक्रिय गैस है एवं इसमें ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसलिए इसे प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त किया जाता है। अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड CO2
या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण का गुण होने से यह विद्युत उपकरण को नष्ट कर देती है। NCERT 97 है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? एजोला। नंबर 2 है नील हरित शैवाल एल्फा नाइट्रोलिन। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। 2 एवं 4 बी वाला है, पहला दूसरा चौथा। सी है दूसरा तीसरा चौथा, और डी है पहला दूसरा तीसरा। तो व्याख्या है इसमें कि जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल एजोला तथा एल्फा एक प्रकार की घास का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो होता है B12। तो डी वाला सही हो जाएगा। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। रक्त अल्पता के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। और विटामिन B12 को साइनोकोबाल एमीन भी कहते हैं। इसकी कमी से रक्त क्षीणता एवं मंदबुद्धि होती है। यह विटामिन मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, पनीर आदि में पाया जाता है। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन भी दोस्तों कहते हैं। इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। विटामिन B2 है राइबोफ्लोविन। इसके द्वारा त्वचा एवं मुख का स्वस्थ विकास होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इसके द्वारा पेशियों एवं तंत्रिकाओं को ठीक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में रेडियो समस्थानिक, सूची सेकंड में निदान सूचक उपयोग। तो ए में दिया हुआ है आर्सेनिक 74, इसको लगाएंगे 3 के साथ, यानी कि ट्यूमर के इलाज में जो है काम आता है आर्सेनिक 74। और B2 हो जाएगा 4, यानी कि जो है कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में काम आता है। C21 हो जाएगा आयोडीन 131 131, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए यूज़ होता है। और सोडियम 24 का यूज़ जो है रक्त व्यतिक्रम के लिए होता है। इस प्रकार से सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? ये दोस्तों हर साल लगभग आता है। एक बीच में कभी कदार छोड़ भी देता है। तो अगर मान भी लिए कि छोड़ देता है तो 1-2 साल छोड़ करके ज़रूर ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर रट लीजिएगा कि लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा होता है। तो इसको जो है ये बी वाला हो जाएगा एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन मेड्यूला से स्रावित होता है। यह हार्मोन संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, जो शरीर में उत्तेजना, क्रोध, भय, तनाव, व्यग्रता इत्यादि परिस्थितियों में तेज़ी से स्रावित होता है एवं उत्तेजना समाप्त होने पर इसका स्राव भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों जो है ये क्वेश्चन जो थे ये 100 तक कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर के आएंगे 2001 के पेपर का। तो हम लोग जो है अब पार्ट 3 वीडियो में मिलेंगे। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा हमारी वीडियो को। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगली वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे।